चलो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मैं एस के सिंह केमिस्ट्री क्लास में आप सबों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आज जान रहे हैं कि ऑनलाइन वीडियो में आप सबों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर से मुलाकात करेंगे। 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका कि बोर्ड से लेके जेईई मेन, नीट तथा आईटी में कई बार सवाल पूछा गया और अच्छा खासा सवाल इससे पूछा जाता है। वो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, जिसका यूज केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करना है और केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है। चलिए उसी चैप्टर के बारे में डिटेल से काम करेंगे। आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। देखो जी, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दो अलग अलग चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों को एक साथ आपका स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक के बारे में अगर बात किया जाए कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंथैल्पी, हेसेस लॉ, हीट ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोपी, गिब्स
एनर्जी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टाइप ऑफ फ्लो। ये सारे टॉपिक जो है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे, बारी बारी से सबके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब तो है हीट, डायनेमिक मतलब मोशन। इसका मतलब हीट के मोशन के बारे में जिस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी करेंगे, हीट के मूवमेंट के बारे में स्टडी करना है, हीट के कन्वर्सन के बारे में जिस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी करना है, उसी ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। हीट का कन्वर्सन करने का मतलब हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। हीट जो है वर्क डन के फॉर्म में या इंटरनल एनर्जी में जो चेंजिंग होता है, उसके बारे में जिस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी करेंगे उसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी अबाउट conversion of heat in the form of work done. Conversion of heat in the form of work done is known as thermodynamics. देखो ये थर्मोडायनेमिक्स में के अनुसार यूनिवर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। यूनिवर्स में या तो सिस्टम होता है या यूनिवर्स में सराउंडिंग है। इसी सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे। सिस्टम के बारे में बात करें, सिस्टम है क्या, तो कहेंगे यूनिवर्स का वैसा पार्ट जो आप स्टडी के लिए लेते हैं। यूनिवर्स का वैसा पार्ट जो हम स्टडी के लिए लेते हैं, उसी पार्ट को हम कहते हैं सिस्टम। और सराउंडिंग के बारे में कहेंगे रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट बचता है वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, सराउंडिंग। सपोज दैट अगर ये क्लासरूम हमारा एक सिस्टम है, क्लासरूम हम स्टडी के लिए ले रहे हैं, क्लासरूम के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा सिस्टम हो गया। और क्लासरूम के बाहर जो भी बचा है वो सब के सब क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। अक्सर देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में या तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच रिलेशन होता है, या तो सिस्टम पे या सराउंडिंग के बीच में कन्वर्सन होते रहता है। इसलिए सिस्टम और सराउंडिंग को ध्यान से पढ़ना। देखो जी, सिस्टम और सराउंडिंग में सिंपली इसी बारे में बात की कि वैसा पार्ट यूनिवर्स का जो हम स्टडी के लिए लेते हैं, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। पार्ट ऑफ यूनिवर्स which are taken for study, which are taken for study is known as system। और कहेंगे रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम।
सिस्टम को छोड़ के बाकी जो पार्ट बचा है वो सब के सब क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कराएगा। यही सिस्टम और सराउंडिंग का खेल है थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए सिस्टम के बारे में बात करें तो फर्दर सिस्टम को 3 पार्ट में बांटा गया। 3 तरह के सिस्टम होते हैं। कुछ ओपन सिस्टम होते हैं, कुछ हमारा क्लोज सिस्टम होते हैं, कुछ सिस्टम हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब ध्यान समझना, सिस्टम 3 तरह के होते हैं। ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम कहेंगे किसको, तो कहेंगे वैसा टाइप का सिस्टम होता है जिसमें एक्सचेंज हीट का और साथ ही साथ मेटर का हो इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम से अगर सराउंडिंग में हीट के साथ साथ मेटर का भी ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मेटर। एक्सचेंज जब होता है हीट और मेटर दोनों का, यानी सब्सटेंस भी कुछ बाहर निकले और साथ साथ हीट भी बाहर निकले, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कौन सा सिस्टम, ओपन सिस्टम कहते हैं। कहेंगे एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मेटर। जैसे एग्जांपल में कहा जाए, रिएक्शन occurs in ओपन कंटेनर। अगर ओपन कंटेनर में अगर रिएक्शन हो रहा है, खुले बर्तन में आप रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो सिस्टम कहलाता है हमारा ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में कहेंगे कि एक्सचेंज होता है केवल हीट का, मेटर का एक्सचेंज नहीं हो। इसका मतलब क्लोज कंटेनर में केवल हीट का आपका ट्रांसफर होगा। जैसे बंद बर्तन में अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो केवल हीट बाहर निकल सकते हैं, सब्सटेंस का बाहर निकलना मुश्किल काम है। अगर सब्सटेंस बाहर निकल गया तो फिर से वो कौन सा सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम हो गया। तो क्लोज सिस्टम में कहेंगे एक्सचेंज ऑफ हीट ओनली। और आइसोलेटेड सिस्टम अगर है कहेंगे नाइदर एक्सचेंज ऑफ हीट नॉर मेटर। ना ही हीट का एक्सचेंज हो ना ही मेटर का एक्सचेंज होता है, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब 3 तरह का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एग्जांपल कहेंगे रिएक्शन occurs in क्लोज कंटेनर, क्लोज वेसल। अगर क्लोज वेसल में रिएक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड अगर सिस्टम है तो ना ही हीट का एक्सचेंज होता है ना ही मेटर का। जैसे कहा जाए एग्जांपल में कहा जाए तो हॉट पॉट के बारे में बात करें। हॉट पॉट में होता है क्या है कि आपका कोई भी वस्तु को आप रखते हैं तो कुछ समय के लिए वो गर्म रहता है। जैसे टी, चाय के बारे में बात करें, अगर टी कप में या थर्मस बोतल में आप चाय को रखते हैं तो कुछ समय के लिए वो हीट को भी कांस्टेंट करता, मेटर को भी आपको बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद धीरे धीरे हीट क्या होगा, ट्रांसफर होना है। इसका मतलब कि यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम हो, लेकिन कुछ सिस्टम है जो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है, जिसमें हॉट पॉट आएगा, थर्मस बोतल के बारे में बात करें तो ये सब के सब कौन सा सिस्टम का कैटेगरी आता है, तो आइसोलेटेड सिस्टम। तो नोट करके ध्यान रखना,
नो एनी सिस्टम in the universe are perfectly but some system behave as isolated. जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए हॉट पॉट, आइस बॉक्स, इट इज ये सब के सब कुछ समय के लिए ये हीट को भी कांस्टेंट करता है और साथ साथ मीटर को भी कांस्टेंट करता है, इसलिए इस सब सिस्टम को बिहेव करता है ये आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए अगला टर्म, अगला पॉइंट, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दूसरा है टर्मिनोलॉजी। देखो जी, थर्मोलॉजी में बहुत सारे टर्म के बारे में स्टडी करना है। इसमें थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये सब के सब टर्मोलॉजी में आएगा। इसमें सबसे पहला देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। देखो जी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में दो तरह का प्रॉपर्टीज आता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज होता है, कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। चलिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में बारी बारी से स्टडी करेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है क्या, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा गया कौन सा प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, कौन सा प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ध्यान से पढ़ना एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो जी, ये तो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण सारा का सारा क्लास जो है क्लोज कर दिया गया है 31 मार्च तक। और कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रहा है, जिसमें इंडिया भी आपका कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। हम सब फाइट कर रहे हैं और कोरोना वायरस को हराना है। और कोरोना वायरस हमारे एजुकेशन सेक्टर पर भी इफेक्ट नहीं पड़े, इसके लिए ऑनलाइन क्लास को प्रोवाइड काम करेंगे। काम करने से कोरोना वायरस को हराना है, तो इसके लिए ऑनलाइन क्लास है। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी थर्मोडायनेमिक्स आपका लगभग 11th में मोस्ट ऑफ दी बैच में हम थर्मोडायनेमिक्स का काम नहीं किए, ठीक है। चाहे वो भिकना पहाड़ी हो, बाजार समिति हो या कंकड़बाग हो, पटना में 3 जगह हमारा सेंटर है। तीनों का सारा स्टूडेंट जो है थर्मोडायनेमिक्स पे अच्छी तरह से काम करने के लिए आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। घर पे बैठ के ये सारे वीडियो को आप रीड कीजिए और क्लास जब खुलेगी तो 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। 11th के लिए सारा ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ढेर सारे आपका सेक्टर पे काम चल रहा है और कुछ दिनों के बाद स्मार्ट आपका बोर्ड भी आ जाएगा। उस पर आपका देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या क्या सिस्टम पे काम करना है। आप सब लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास से आपको सर्च करोगे तो यूट्यूब पे आपको सारे के सारे वीडियो आ जाएंगे, या फिर स्टडी ट्रेड पे आप सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी ट्रेड को, तो वहां से भी आपको सारा वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा एसके सिंह का।
अभी कुछ वीडियो बनाए हैं, इक्विलिब्रियम का भी वीडियो बनाया है, आपका थर्मोडायनामिक्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक हर एक लेक्चर को आपको मिलते चला जाएगा, कंप्लीट मटेरियल के साथ आपको दिया जाएगा। असाइनमेंट भी इसमें आपका इंक्लूडिंग करेंगे, आज के क्लास में जो भी टॉपिक रहेंगे उसका असाइनमेंट भी आपका वर्क किया जाएगा। इसका मतलब कि ऑफलाइन क्लास में जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे बेहतर हम काम करेंगे ऑनलाइन क्लास में। ये मकसद के साथ आए हैं आप लोगों के साथ, इसलिए अपने सारे मित्रों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। देखते हैं ऑफलाइन क्लास में तो सारे स्टूडेंट आते थे हमारे पास पढ़ते हैं, देखते हैं ऑनलाइन क्लास में हमारे पास कितने स्टूडेंट जुड़ते हैं। आप सब जो भी हैं सारे के सारे स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा हो जाओ और ऑनलाइन क्लास का काम बेनिफिट उठाइए, और आप ही का व्यू जो है सर को इंक्रीजमेंट करेगा कि इस पे और ज्यादा हम काम करें। इसके आपके व्यू की जरूरत है, आपका लाइक की जरूरत है, इसलिए आप लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो जी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में या थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज में आपका दो प्रॉपर्टीज आता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। काफी इंपॉर्टेंट है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है क्या? तो वैसा टाइप का थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज होता है जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करे। इसका मतलब सिस्टम के मास पे जो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, सिस्टम के मास पे जो डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज, उसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बस एक ही ध्यान रखना कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टीज होता है जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। सिस्टम के मास पे जो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होगा उस प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो सिंपली वे में कहेंगे थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सिस्टम, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करने वाला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको हीट के बारे में बात करें, हीट हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 1 केजी कोई भी सब्सटेंस को जलाते हैं और 10 केजी सब्सटेंस को जलाएंगे, क्या दोनों में हीट इक्वल निकले? नहीं, दोनों में हीट का डिफरेंस होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड कर रहा है। 1 केजी कोयला को आप जलाते हैं और 10 केजी कोयला को, 1000 केजी कोयला को जलाएंगे, क्या सबका एनर्जी एक समान है? सब में हीट एक समान निकलेगा? नहीं, हीट का अमाउंट चेंज करते रहेगा। इसका मतलब हीट कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट के बाद या एनर्जी के बारे में बात करें, एनर्जी चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी का फैक्टर है, बहुत सारा टाइप का एनर्जी होता है। एनर्जी के बारे में तो आगे डिटेल से पढ़ेंगे, टॉपिक ही है आपका इंटरनल एनर्जी में लंबा चौड़ा काम करना है। एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो mgh यानी मास पे डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो हाफ mv², वहां भी मास टर्म आ रहा है। इसका मतलब एनर्जी हमारा कौन सा प्रॉपर्टीज है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है। एनर्जी के बाद आपका कहा जाए वर्क डन के बारे में बात करें। वर्क डन, वर्क डन मास पे डिपेंड करता है। वर्क डन हो गया। फोर्स के बारे में बात करें, फोर्स हो गया आपका रेजिस्टेंस, इंथैल्पी, इंट्रोपी, इटीसी, ये सब के सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि अमाउंट ऑफ सिस्टम पे जो डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्योंकि वैसा टाइप का थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी जो होता है
जो कि इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, यानी मास से इंडिपेंडेंट होने वाले प्रॉपर्टीज को, जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, उस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कौन सा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, जैसे कहा जाए आपका टेम्परेचर के बारे में बात करें, टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट आता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी, चाहे वो 1 ग्राम वाटर हो या 1 केजी वाटर हो या 1000 केजी वाटर हो। जब भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो कहते हैं 100 डिग्री सी। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो 0 डिग्री सी। क्या मास पे वो डिपेंड कर रहा है, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो कौन सा प्रॉपर्टीज हो जाएगा, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इंडिपेंडेंट फ्रॉम अमाउंट ऑफ सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी ईटीसी, ये सब के सब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज कौन सा कहलाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो जी, नोट याद रखना एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कारण कि यदि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड फॉर सर्टेन मास, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सर्टेन मास के लिए स्पेसिफाइड हो जाए तो देन इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक निश्चित मास के लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड हो जाए तो वो कहलाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हीट आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन मोलर हीट और स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट 1 मोल सब्सटेंस का हीट है और वो स्पेसिफाइड हो गया सर्टेन मास के लिए, 1 मोल मास के लिए वो स्पेसिफाइड है। इसका मतलब मोलर हीट हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करें तो 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मास आपका सर्टेन हो गया तो वो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी पहला नोट लिखेंगे, इफ एक्सटेंसिव properties are specified for certain mass, then it becomes intensive property। then it becomes intensive property। अगर सर्टेन मास के लिए स्पेसिफाइड हो जाए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो वो कौन सा प्रॉपर्टी कहता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेते हैं, और उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे आपका मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेकिन मोलर मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे आपका वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेकिन मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे
हीट के बारे में बात करें या एनर्जी के बारे में बात करें, एनर्जी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन स्पेसिफिक एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हीट के बारे में बात करें, हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर मोलर हीट के बारे में बात करें, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करें, तो ये सब के सब कौन सा प्रॉपर्टीज हो जाएगा, इंटेंसिव में। यानी ऑलवेज ट्रिक याद रखना है कि मोलर और स्पेसिफिक टर्म कहीं भी रहे, मोलर और स्पेसिफिक टर्म रहे तो वो कौन सा प्रॉपर्टीज हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में अगर मोलर और स्पेसिफिक टर्म लगा रहे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मोलर और स्पेसिफिक टर्म लगा रहे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। दूसरा नोट याद रखना, सेकेंड नोट, कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेंगे देन इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ratio of two extensive properties or becomes intensive property। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या कहलाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल में बात करें डेंसिटी के बारे में, बात डेंसिटी हमारा मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है, मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है। मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है और वॉल्यूम भी हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और मास और वॉल्यूम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो है, इससे डेंसिटी कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, इंटेंसिव। जैसे वाटर के बारे में बात करें, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, चाहे वो 1 ग्राम वाटर हो या 1 kg वाटर हो या 1000 kg वाटर। वाटर का जब भी डेंसिटी होगा तो वो कौन सा होगा, 1 ग्राम पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, एन टेम्परेचर वहां कांस्टेंट होता है। यानी वाटर दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म अगर वाटर है उसका डेंसिटी 1 ग्राम। जैसे मरकरी के बारे में बात करें, मरकरी का आप जानते हैं डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर एमएल। क्या 1 ग्राम 1 ग्राम मरकरी या 1 kg मरकरी, नहीं, मास पे वो डिपेंड नहीं करता है। यानी डेंसिटी टर्म जो होता है वो इंटेंसिव है, ये केवल मास पे डिपेंड नहीं करता, मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है। मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, इसलिए डेंसिटी हमारा क्या कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे दूसरा प्रेशर के बारे में बात करें, प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स भी एक्सटेंसिव, एरिया भी एक्सटेंसिव, इसलिए प्रेशर हमारा क्या कहलाएगा, इंटेंसिव। तीसरा मोलारिटी के बारे में बात करें, मोलारिटी मोल बाय वॉल्यूम, मोल भी एक्सटेंसिव प्रॉपर, मोल तो मास पे डिपेंड करता है, मास इंक्रीज करेंगे तो उसका मोल इंक्रीज करेगा, इसका मतलब मोल भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, और मोल और वॉल्यूम का रेशियो है मोलारिटी, इसलिए मोलारिटी हमारा कौन सा होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में याद रखना, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड हो जाए सर्टेन मास के लिए तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है,
और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो भी क्या कहलाता है, इंटेंसिव कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन में भी दो तरह का फंक्शन होता है। कुछ स्टेट फंक्शन होता है, कुछ हमारा पाथ फंक्शन होता है। कुछ स्टेट फंक्शन है, कुछ कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। बारी बारी से दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला इसमें ए में, चलिए स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन है क्या, तो कहेंगे वैसा टाइप का थर्मोडायनेमिकल फंक्शन होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करे। इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करे, उस फंक्शन को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे लॉन्ग रूट की आप गाड़ी पे मूव करते हैं तो देखिएगा, इनिशियल हम सपोज डेट अगर मधुबनी से हमको आना है पटना, रात्रि सेवा, रात्रि बस चल रही है मधुबनी से पटना के लिए। हमारा जो भी हो, मधुबनी में इनिशियली बैठे हैं और फाइनल हमको पटना आना है, चाहे वो किसी भी पाथ से आए, लेकिन फाइनल आपको पटना, क्योंकि मधुबनी से पटना आने का कई रास्ता है, कोई भी रास्ता अपनाए, मधुबनी से हमको फाइनल कहाँ आना है, पटना। तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, बीच के इंटरमीडिएट पाथ पे डिपेंड नहीं करे, उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। यानी वैसा फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं कौन सा फंक्शन, स्टेट फंक्शन। देखो जी, मोस्ट ऑफ दी फंक्शन जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। जैसे आपका एनर्जी के बारे में बात करें, एनर्जी के बारे में कहें, ये स्टेट फंक्शन है। इंथैल्पी के बारे में बात करें, इंट्रोपी के बारे में बात करें, मास के बारे में बात करें, इटीसी, ये सब के सब क्या इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। चलिए दूसरा देखते हैं पाथ फंक्शन के बारे में। बी में पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कहेंगे इनिशियल फाइनल के अलावा अगर इंटरमीडिएट पाथ पे भी डिपेंड करे, इनिशियल फाइनल के अलावा अगर इंटरमीडिएट पाथ पे भी डिपेंड करे। सपोज दैट आपको पटना में भिकना पहाड़ी से हमें गांधी मैदान जाना, और भिकना पहाड़ी से गांधी मैदान जाने के लिए कई रास्ता है। अगर सपोज दैट किसी रिक्शे वाले को है कि देखो जी, इनिशियल हम भिकना पहाड़ी में है, फाइनल हमको गांधी मैदान पहुंचना है, कितना भाड़ा लोगे? उन्होंने कहा कि सर 100 रुपया लेंगे। इसका मतलब कि वो पाथ जो है स्टेट पास, आप कहेंगे कि नहीं चलो जी पहले हम कंकरबाग जाते हैं, कंकरबाग से भिकना, वहां पे आपका गांधी मैदान जाते हैं, भिकना पहाड़ी से पहले कंकरबाग जाएंगे, कंकरबाग से आपका
गांधी मैदान जाएंगे। इसका मतलब कहेंगे सर रुकिए, पहले बिकना पहाड़ी से कंकड़बाग का भाड़ा जोड़ेंगे, फिर कंकड़बाग से आपका गांधी मैदान का भाड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। पाथ पे अगर डिपेंड करे तो वो कौन सा फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन। इनिशियल और फाइनल तो है ही है, साथ ही साथ इंटरमीडिएट पाथ पे भी डिपेंड करता है। तो कहेंगे डिपेंड्स अपॉन इनिशियल, फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट पाथ। इनिशियल फाइनल के साथ अगर इंटरमीडिएट पाथ पे डिपेंड करें तो वो फंक्शन हमारा कहलाता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में दो ही एग्जांपल मोस्ट कॉमन है पाथ फंक्शन का। पहला ए में कहेंगे ऑल टाइप ऑफ वर्क डन, बहुत सारा वर्क डन होता है, जितने भी वर्क डन है सबके सब आपका पाथ फंक्शन है। एंड हीट, वर्क डन और हीट जो है हमारा पाथ फंक्शन है। बाकी जो बचा है सबके सब कौन सा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ये तो थर्मोडायनेमिकल फंक्शन था। तीसरा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में अगर बात करें, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जनरली दो तरह का प्रोसेस आता है, मोस्ट कॉमन है। कुछ रिवर्जेबल प्रोसेस होते हैं, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम में भी पढ़ेंगे। दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहां भी दो तरह का प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे वैसा टाइप का प्रोसेस जिसमें इनिशियल फाइनल, फाइनल इनिशियल हो। इसका मतलब कि इनिशियल से फाइनल, फर्दर फाइनल से इनिशियल पहुंच जाए। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। और आपका इनिशियल फाइनल हो लेकिन फाइनल पर आए इनिशियल पर नहीं हो तो ए साइक्लिक प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है इक्विलिब्रियम टेक प्लेस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, जबकि यहां पे इक्विलिब्रियम डज नॉट अकर। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है जनरली क्लोज कंटेनर में होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ओपन कंटेनर में होता है। तो कुछ कुछ पॉइंट है जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को आपको डिफाइन करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में नेट इंटरनल एनर्जी का मान क्या होता है, जीरो होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, क्योंकि इनिशियल से फाइनल गया, फाइनल पुनः इनिशियल आ गया। इसका मतलब जहां से स्टार्ट किए फर्दर वहां पहुंच जाएंगे, तो वो प्रोसेस कहलाता है कौन सा, रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए तो रिवर्सिबल प्रोसेस में लिख लेते हैं। इट इज साइक्लिक प्रोसेस। इसमें लिखेंगे इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है इनिशियल, फाइनल स्टेट, पुनः फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें इनिशियल, स्टेट से केवल
फाइनल स्टेट। फाइनल पुनः इनिशियल में कन्वर्ट नहीं हो तो वो आपका कौन सा हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो कहेंगे इक्विलिब्रियम टेक प्लेस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और इसमें कहेंगे इक्विलिब्रियम डज नॉट टेक प्लेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मान 0 होता है, जबकि यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी नोट 0। इंटरनल एनर्जी आपका पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, तो वहां पर और चर्चा करेंगे इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। कहेंगे टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर। इसमें कहेंगे टेक प्लेस इन ओपन कंटेनर। एक होता है क्लोज कंटेनर में, दूसरा कौन सा होता है, ओपन कंटेनर में। इसलिए कुछ और प्रोसेस आता है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में, जैसे आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। नोट लिख लेते हैं इसको। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। पहला एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका मतलब कि मींस हीट कांस्टेंट होगा। अगर हीट कांस्टेंट है तो हीट यानी Q का मान क्या हो जाएगा, 0, लेकिन डेल्टा T का मान नॉट इक्वल टू 0। टेम्परेचर आपका 0 नहीं होगा, चेंज इन टेम्परेचर 0 नहीं होगा, लेकिन हीट का मान क्या होगा, 0 होगा। एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट होता है, ना ही हीट बाहर निकलेगा ना ही हीट गेन करेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस अगर कहा जाए तो कहेंगे आइसोलेटेड कंटेनर। एग्जाम्पल में अगर कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस किस में होगा तो कहेंगे आइसोलेटेड कंटेनर। आइसोलेटेड कंटेनर में एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए दूसरा आपका आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब टेम्परेचर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा T का मान
चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0, लेकिन चेंज इन हीट का मान नॉट इक्वल टू 0। तीसरा आता है आपको आइसो बारिक प्रोसेस। आइसो बारिक प्रोसेस मीन्स होता है प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी का मान 0 होगा। प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन डेल्टा भी का मान नॉट इक्वल टू 0। ये सब प्रोसेस ध्यान रखना। अगला आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में मीन्स होगा किसको कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा बी का मान 0, लेकिन डेल्टा पी का मान नॉट इक्वल टू 0। ये तो कुछ था टर्मिनोलॉजी कि आप देखे थे। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन के बारे में बताएं और थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में बताएं। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज में आपका दो प्रॉपर्टीज आया, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र किया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जो मास से इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड हो जाए सर्टेन मास के लिए, देन इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिकल फंक्शन के बारे में देखें तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। वैसा थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करे, वो स्टेट फंक्शन है। और वैसा थर्मोडायनेमिकल फंक्शन जो इनिशियल फाइनल के अलावा इंटरमीडिएट पाथ पे डिपेंड करे, वो पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में दो ही आता है, जितने भी टाइप के वर्क डन हैं और हीट हैं वो सब के सब पाथ फंक्शन होते हैं। यानी हीट और वर्क डन हमारा पाथ फंक्शन है, बाकी सब के सब स्टेट फंक्शन है। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में आप देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस ही हमारा साइक्लिक प्रोसेस कराता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा एसाइक्लिक प्रोसेस कराता है। साइक्लिक प्रोसेस करने का मतलब कि इनिशियल से फाइनल गए और फाइनल से पुनः इनिशियल पे आ गए, तो वो साइक्लिक प्रोसेस है। इनिशियल से फाइनल गए लेकिन फाइनल से इनिशियल पे नहीं आएंगे, तो वो एसाइक्लिक प्रोसेस है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं आता। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मान 0 होता है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मान 0 नहीं होगा। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये क्लोज कंटेनर में होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस ओपन कंटेनर में होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट को कांस्टेंट करेंगे, यानी Q का मान 0 होगा, लेकिन डेल्टा T का मान 0 नहीं होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो डेल्टा T का मान 0 होगा, यानी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हीट का मान 0 नहीं होगा। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा P का मान 0 होगा, लेकिन डेल्टा V का मान 0 नहीं होगा। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी डेल्टा V का मान 0, लेकिन डेल्टा P का मान 0 नहीं होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसी पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
आईटी में पूछा गया है, आइडेंटिफाई इंटेंसिव क्वांटिटी quantities from the following. इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। चलिए पहला ऑप्शन इंथैल्पी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जल्दी से इसका जवाब खोजिए क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। चलिए इसका जवाब तो हम बाद में पूछेंगे, पहले एक और क्वेश्चन लिख लो। टू 2009 में पूछा गया, among the following स्ट्रेस फंक्शन इज ऑब्लिक आर। इंटरनल एनर्जी, irreversible expansion work done, reversible expansion work done, मोल चलिए बताइए पहला का क्या हुआ। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करे। इंथैल्पी तो हमारा मास पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये एक्सटेंसिव होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है, इसका मतलब
1 मीटर क्यूब वाटर का वॉल्यूम लेंगे, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है जिसका मास निकालेंगे, और 2 मीटर क्यूब अगर लेंगे आपका वाटर तो उसका मास, दोनों के मास में चेंजिंग होगा, इसका मतलब वॉल्यूम जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, इसलिए ये एक्सटेंसिव होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, इंटेंसिव। इसका मतलब दो ऑप्शन होगा, टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए कह रहा है कि स्टेट फंक्शन कौन सा है। स्टेट फंक्शन के बारे में बात करें तो इंटरनल एनर्जी जब भी है इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये हमारा स्टेट फंक्शन। एक्सपेंशन वर्क डन हो या फिर रिवर्जेबल हो या इरिवर्जेबल हो, वर्क डन हमारा कौन सा होता है, पाथ फंक्शन होता है। इंथैल्पी में मोलर हो या स्पेसिफिक इंथैल्पी हो, इंथैल्पी हमारा कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। तो ये दोनों को दोनों आपका स्टेट फंक्शन है, ये दोनों कौन सा हो गया, पाथ फंक्शन। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एम्स में पूछा गया 2011, which of the following is not thermodynamic function। पहला ए में इंटरनल एनर्जी, बी में आपका वर्क डन, सी में इंथैल्पी, इस पे काम करो। चलिए इसके बारे में बताइए। यहां करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडायनेमिक फंक्शन, इसमें कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं। अच्छा बताओ, इंटरनल एनर्जी तो हमारा स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी हमारा स्टेट फंक्शन है, इंट्रॉपी हमारा स्टेट फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, तो पाथ फंक्शन। इसका मतलब ये पाथ फंक्शन, जबकि ये स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन और ये भी स्टेट फंक्शन। इसका मतलब यहाँ पे नोट थर्मोडायनेमिकल फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि कौन सा इसमें स्टेट फंक्शन नहीं है। इसका मतलब स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है, तो वर्क डन हमारा पाथ फंक्शन है, बाकी सब के सब कौन सा है, स्टेट फंक्शन। देखो जी, ये तो थर्मोडायनेमिक्स का टर्मिनोलॉजी के बारे में देखे थे। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपका
वर्क डन के बारे में बताएंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताएंगे, आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक तो हम लिखा चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड वीडियो के बारे में। देखो जी, जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट आप इस चैनल पे आ जाइए, ऑनलाइन क्लास पे आ जाओ और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का पूरा काम कीजिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आप सबों को नहीं पढ़ा है। ये मत भूलिए, ये मत सोचना कि सर ऑफलाइन आएंगे तो फिर से आपका सर क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर 12th का प्रेशर आ जाएगा। 12th आप बेहतर करना चाह रहे हैं, और ये तो कोरोना वायरस के कारण जो है आपका 1 महीने का क्लास डिस्टर्ब चला, तो उसको रिकवरी करने के लिए ऑनलाइन क्लास आ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कि आपसे हम संपर्क साधे रहे, आपसे दूर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास। तो जो भी स्टूडेंट इस ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट का ये दायित्व तो बनता है कि अपने मित्रों में इसको सर्कुलेट कीजिए, और सारे के सारे स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से आपका स्केचिंग केमिस्ट्री क्लास अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहाँ पे सारा का सारा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आप लाइव नहीं देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद आप देखो, उसको सर्च करो, लेकिन किसी तरह से इस पर काम कीजिए, और जहाँ भी दिक्कत हो उसको चैटिंग में आप चैट कीजिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अगर मेजर प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉल करके सर से मिलो, पूछो। चलिए तो आज क्लास यहीं रहने दो, अगले क्लास में मुलाकात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स।